हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेज। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। और अप्लाइड फिजिक्स में जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें बॉयल-सावर्ट के नियम के बारे में हमने देखा था। बॉयल-सावर्ट का नियम क्या होता है और बॉयल-सावर्ट के नियम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, उनको हमने देख लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉयल-सावर्ट और कूलॉम के नियम के मध्यम तुलना और बॉयल-सावर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, आज हम उनको आपको बताने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट विल गेट ऑल दैट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं बॉयल-सावर्ट के नियम और कूलॉम के नियम के मध्य अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक रिजल्ट जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है। तो बॉयल-सावर्ट के तथा कूलॉम के नियम के मध्य तुलना, कंपैरिजन बिटवीन बॉयल-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। बॉयल-सावर्ट के नियम से अगर हम देखें तो अल्पांश के कारण, कोई एक छोटा सा अल्पांश जो हमने लिया था, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात की है, यानी कूलॉम का नियम विद्युत क्षेत्र की बात करता है और बॉयल-सावर्ट का नियम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, डेल्टा B = μ0/4π। डेल्टा B यहाँ पर क्यों लिया गया है, क्योंकि हमने अल्पांश की बात की है, एक छोटे टुकड़े की बात की है। तो μ0/4π, और याद रखिएगा μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ये आप सभी जानते हैं। जो ये नहीं जानते हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सभी वीडियो वहां पर दिए गए हैं, वहां पर वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको सभी टॉपिक्स डिटेल में वहां पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, डेल्टा B = μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r² होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों की तुलना करने पर जो भी समानताएं और असमानताएं आती हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताई गई हैं। देखिएगा यहाँ पर दो फिगर दिखाए गए हैं, एक तो है कूलॉम नियम के अकॉर्डिंग, एक है बॉयल-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग। तो जो समानताएं हैं वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। दोनों नियमों में क्या समानताएं होती है। देखिएगा दोनों क्षेत्र दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां पर देखिएगा फिगर से हमें पता चला कि एक बिंदु आवेश से P बिंदु r दूरी पर है, यहां पर भी इसी तरीके से है। इस अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P है, यानी कि P बिंदु पर यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और दोनों ही क्षेत्र यानी कि कूलॉम के नियम से विद्युत क्षेत्र और बॉयल-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र इस दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिएगा यहां पर भी r व्युत्क्रमानुपाती है और यहां पर भी r व्युत्क्रमानुपाती है। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर समान मिलती है, यानी कि दोनों क्षेत्र दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। क्लियर। सेकंड पर आते हैं, दोनों का प्रभाव दूर तक होता है। नंबर 3, दोनों क्षेत्र अध्यारोपण का यानी कि सुपरपोजिशन सिद्धांत फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन सिद्धांत क्या है ये भी हमने जो प्लेलिस्ट की वीडियो है उसमें बताया हुआ है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट चैनल पर दी हुई है, वहां पर आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नंबर 4 है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के साथ रेखीय संबंध रखता है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र आवेश Q के साथ भी रेखीय संबंध रखता है, यानी कि एक रेखा से बिंदु P जुड़ा हुआ होता है। ये बिंदु जो P है वो r दूरी पर प्लस Q से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये अल्पांश से जुड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं बॉयल-सावर्ट के और कूलॉम के नियम के मध्य तुलना करते हुए उनके असमानताओं की। तो असमानताएं क्या क्या होती हैं, देखिएगा। फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि आवेश Q के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि जो एक अदिश राशि है आवेश Q उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि डेल्टा L के कारण उत्पन्न होता है।
सेकंड है विद्युत क्षेत्र की दिशा आर की दिशा में होती है, परंतु चुंबक क्षेत्र की दिशा जो है वो आर तथा अल्पांश के लंबवत होती है। इन पॉइंट को याद रखिएगा। नंबर थर्ड है चुंबक क्षेत्र का मान साइन थीटा पर निर्भर करता है, यानी कि जो थीटा की जिया होती है साइन थीटा, चुंबक क्षेत्र का मान हमेशा साइन थीटा पर डिपेंड करेगा और विद्युत क्षेत्र का मान जो है उसके दिशा पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान दिशा पर निर्भर करता है। आइए बात कर लेते हैं बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में। बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो फर्स्ट है एक लंबे सीधे धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। एक लंबा सीधा धारावाही चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम इसमें देखते हैं, देखिए यहां पर एक एक्स वाई जो है वो सीधा धारावाही चालक है। धारावाही चालक कब बनता है, यानी कि कोई चालक है उसमें अगर हम आई धारा को प्रवाहित करें तो वह धारावाही चालक कहलाता है। तो कोई चालक है जो एक सीधा तार है उसको हम कह रहे हैं एक्स वाई, उसमें आई धारा बह रही है तो हम उसको कहेंगे एक धारावाही चालक जिसमें आई धारा बह रही है। चालक से ए दूरी पर एक बिंदु P है, देखिएगा यहां से ये चालक है, चालक से ए दूरी पर एक बिंदु P है और जहां धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसी बिंदु P पर हमें धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P से धारावाही एक्स वाई यानी कि धारावाही चालक एक्स वाई पर एक लंब डाला जाता है। देखिएगा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये एक चालक है, धारावाही चालक है, इस बिंदु P पर इससे लंब डाला जाता है। तो यानी कि बिंदु P से इस पर हमने लंब डाला यानी कि 90 डिग्री पर, तो ये इसकी डिस्टेंस को बताएगा A, इसकी डिस्टेंस होगी धारावाही चालक से बिंदु P तक की डिस्टेंस, जो धारावाही के Q बिंदु पर मिलता है, यानी कि जहां पर ये मिलेगा वहां पर क्या कहेंगे हम, उस पॉइंट को Q हम कहेंगे। अब देखिएगा PQ डिस्टेंस यानी कि A के बराबर होगा और QO यानी कि हमने क्या माना, देखिएगा यहां से यहां तक एक अल्पांश माना जिसकी लंबाई कितनी है L है और जिसका नाम हमने दिया OQ, यानी कि Q से O तक L डिस्टेंस पर एक क्या है, हमने एक अल्पांश माना, एक छोटा सा खंड इसका हमने तार का लिया है, तो वो है QO जिसकी लंबाई है L। अब देखिएगा हम किस तरीके से इसको देखते हैं। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम पहले निकालेंगे और फिर उसके आधार पर हम टोटल पूरे चालक का हम चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर निकालने वाले हैं। तो देखिएगा इस खंड के कारण यानी कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली R है, इस अल्पांश से इस बिंदु P तक की दूरी हमने मानी R और ये इस बिंदु P से, ठीक है, यानी कि एक अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और चालक पर बिंदु P से डाला गया लंब, इनके बीच का कोण कितना है, फाई है। और x यानी कि हम किस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कोण PQX, कोण PQX यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाला कोण XPQ क्या है, फाई 1 है और कोण YPQ, देखिएगा YPQ यानी कि ये वाला कोण क्या है, फाई 2 है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। और OPQ देखिएगा कहां पर है, OPQ यानी कि ये और ये वाला एंगल जो है ये है हमारे पास फाई और यहां से QOP को अगर हम देखें इस तरीके से तो ये है हमारे पास थीटा, यानी कि POQ ये है हमारे पास थीटा। क्लियर, POQ ये हमारे पास थीटा है। तो ये सभी एंगल हमने इस फिगर में माने हुए हैं। तो देखिएगा बायो-सावर्ट के नियम से हम किस तरीके से इसको देखने वाले हैं। बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो हम सभी जानते हैं कि किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, देखिएगा इस एंगल को अगर हम बाहर निकाल लें, कौन से को, OPQ, इतने हिस्से को हमने यहां पर दिखाया हुआ है, ये OPQ है। तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि थीटा प्लस फाई, ठीक है। देखिएगा इस फिगर में देखो थीटा प्लस फाई कहां पर है, ये थीटा है, ठीक है, और फाई कौन सा है, ये वाला एंगल,
ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल जो एक निकला हुआ है यानी कि OPQ, यही हमने यहां पर निकाला, OPQ है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये है 90, ठीक है, और ये दो एंगल हैं। तो जब दोनों एंगल यहां पर दिखाए गए हैं तो थीटा और फाई जो होगा वो दोनों 90 होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कोई एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यानी कि कोण A, कोण B और कोण C क्या होता है 180। तो यहां पर क्या होगा कोण Q, कोण O और कोण P कितना होगा 180 होगा। ये भी 90 होगा, ये दोनों मिलाकर के 90 होंगे, तभी तो 180 होगा। यानी कि इन दोनों का योग चाहे ये 30 का हो तो ये 60 का हो जाएगा, ये 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा, ये दोनों 45 के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का योग 90 ही होगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 90 है और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो ये दोनों कोण 90 के होंगे। तो 5 प्लस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं 90, और यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस 5 होता है। अब देखिएगा अगर हम इस फिगर में साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए यहां पर ये लंब होगा और साइन थीटा क्या होता है लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब A होगा और अपॉन में कर्ण आ जाएगा इसका R, तो साइन थीटा इक्वल टू A अपॉन R होगा। टेन फाई की बात करें, देखिएगा फाई की बात कर रहे हैं तो अब की बार जो लंब होगा वो होगा इसका L, तो लंब अपॉन आधार होता है तो कितना हो गया L अपॉन A। कॉस फाई की बात करेंगे तो कॉस फाई क्या होता है आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा इसका देखिएगा फाई के अकॉर्डिंग आधार हो जाएगा A और जो इसका कर्ण होगा वो हो जाएगा R। तो कर्ण R हो गया और आधार A है तो cos फाई क्या होगा आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। अब यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे देखिएगा R हम इधर ले जाए और cos फाई को यहां पे इसके नीचे A के लिए आए तो R इक्वल टू A अपॉन cos फाई हो जाता है और यहीं से हम निकालने वाले हैं R की वैल्यू। देखिएगा अब A इंटू 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस फाई को हम लिख सकते हैं sec फाई, तो क्या होगा R इक्वल टू A sec फाई। तो यहां से R की वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई है। अब देखिएगा यहां से साइन थीटा यानी कि इसको अगर हम ध्यान से देखिए इसमें अगर हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे थीटा की जगह पर साइन थीटा आ जाएगा और यहां पे 90 माइनस 5 क्या होगा साइन 90 माइनस 5 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 5 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहां से आ जाएगा कॉस 5। अब देखिएगा tan फाई को हमने क्या लिखा था tan फाई इक्वल टू L अपॉन A, तो यहां से L की वैल्यू निकालेंगे तो A यहां पर आ जाएगा tan के फाई के मल्टीप्लाई में, तो A इंटू tan फाई यहां से L की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिएगा अगर हम इसको अवकलित कर दें यानी कि इसका अवकलन कर दें तो अवकलन पर हमें क्या मिलेगा अवकलन पर L का डेल L यानी कि dl मिल जाएगा और A कांस्टेंट है। tan फाई का अवकलन क्या होता है tan फाई का अवकलन होता है sec स्क्वायर फाई और फाई का क्या होगा d फाई यहां पर हो जाएगा। तो यहां पे अवकलन मिला dl इक्वल टू A sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई। तो अब यहां पर देखिएगा जो हमारे पास समीकरण एक थी, समीकरण एक हमारे पास थी ये जो बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आया था वो क्या था डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था। अब इस इक्वेशन में डेल्टा L की वैल्यू हम क्या रखेंगे डेल्टा L की वैल्यू हम रखेंगे A sec स्क्वायर फाई d फाई और यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे साइन थीटा की जगह पर हम रख सकते हैं cos फाई को। देखिएगा साइन थीटा की जगह पर हम cos फाई रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर r स्क्वायर है तो r की जगह पर हम रख सकते हैं यहां से r के स्थान पर A sec फाई को हम रखेंगे। तो यहां पर ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I एज इट इज रहेगा डेल L की जगह पर A sec स्क्वायर फाई d फाई आ जाएगा। साइन थीटा की जगह पर cos फाई हम लिख सकते हैं और R की जगह पर A sec फाई हमने लिखा और इसका स्क्वायर है तो यहां पर हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो देखिएगा यहां पर सॉल्यूशन क्या आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I A sec स्क्वायर फाई d फाई cos फाई अपॉन A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई हम इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा B क्या आने वाला है देखिएगा A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, A कैंसिल आउट होगा और इससे sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा I और यहां से A बचेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A और यहां से देखिएगा cos फाई बचेगा तो यहां पर हमने cos फाई को लिख दिया है। d फाई यहां पर बचने वाला है तो d फाई को हमने यहां पर
लिख दिया है। तो यही जो है वो क्या है, जो डेल्टा बी है वो एक एल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर ये निकला एक एल लंबाई के अल्पांश के कारण, यानी कि एक छोटे से भाग के छोटे से हिस्से के कारण हमने एक बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। अब निकालना है हमें संपूर्ण धारावाही चालक, यानी कि जो हमारे पास एक्स वाई था उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो एक्स वाई संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को हमने लिमिट में रखा 0 टू बी। हमें पता है कि जब भी हम किसी छोटे हिस्से के कारण किसी बड़े पैमाने का, ठीक है, बड़े पैमाने पर हम उसका मान निकालना चाहते हैं, उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो कोई तार है एक्स वाई जो काफी लंबा था, तो उसके एक छोटे से हिस्से को, जो एल लंबाई का हिस्सा था, हमने उसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अब उस चालक के संपूर्ण लंबाई के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बिंदु पी पर, तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, टोटल यानी कि 0 से b इसकी लिमिट हो जाएगी। और यहां से देखिएगा हम किस तरीके से फाई को निकालने वाले हैं, फाई को हम रखने वाले हैं यहां पर लिमिट में। देखिए ये कोई एक्स वाई चालक था, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या होगा, टोटल b हो जाएगा। तो हम रखेंगे लिमिट 0 टू b। और यहां पर जब हम निकालेंगे, देखिएगा हमने यहां पर निकाला तो हमारे पास था ये फाई। अब देखिएगा हम इस पूरे संपूर्ण चालक के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम निकालने वाले हैं। तो हम इन फैक्टर को यहां पर रखने वाले हैं, यानी कि ये दोनों एंगल इसमें आएंगे। देखिएगा यहां से और यहां तक ये दोनों इस लंब से कितने कितने एंगल बना रहे हैं, φ1 और φ2 बना रहे हैं। तो इनकी लिमिट क्या हो जाएगी, φ1 से φ2 तक हो जाएगी। और हमारे पास जो डेल्टा बी है वो क्या था, μ0/4 I cos φ d φ अपॉन में a। तो देखिएगा μ0/4 I/a, ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएंगी। अब हम क्या करने वाले हैं कि φ1 और φ2, तो यहां पर -φ1 है, तो माइनस इसलिए है क्योंकि हम अगर एक्सिस को माने तो एक्सिस में ये क्या है, ये माइनस एंगल को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, -φ1 से φ2 तक हम जा रहे हैं। तो यहां पर cos φ d φ का हमें इंटीग्रेशन करना होगा -φ1 और φ2 के लिमिट के अंतर्गत। तो देखिएगा यहां से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, b हमारे पास आया है, यानी कि ये अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, b -0 हो जाता है। यानी कि पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर बाद में लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, b -0, तो क्या लिखेंगे b। और μ0/4 I/a ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब करेंगे हम cos φ। तो देखिएगा cos φ का जो इंटीग्रेशन होता है, यानी कि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास हो जाता है sin φ। ठीक है, sin φ प्लस c होता है। तो यहाँ पर cos φ का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो sin φ आ जाएगा और -φ1 φ2 ये जो है हमारे पास लिमिट में चले जाएंगे। तो जब हम इसकी लिमिट को पुट करेंगे तो पहले क्या होगा, अपर लिमिट को पुट करेंगे, यानी कि इस φ की जगह पर φ2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस करके -φ को φ की जगह पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आता है sin -φ1। और हम जानते हैं कि sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस शुरू में आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाते हैं। तो हमारे पास जो संपूर्ण धारावाही चालक एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है वो क्या मिल जाता है, b μ0/4 इंटू I/a और साइन φ1 प्लस साइन φ2। यदि हमसे कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में पूछे कि कोई धारावाही चालक है, उसकी लंबाई दी हुई है, उसके कारण बिंदु P पर जो भी r दूरी उसने दी हुई होगी, उस दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हमको ये फॉर्मूला रखने होंगे। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आए हैं तो इसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी। तो आइए इनके स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी विशेष स्थितियां की, यानी कि इसके स्पेशल केसेस की, तो देखिएगा फर्स्ट आता है कि यदि एक्स वाई की लंबाई अनंत है, ध्यान से देखेगा, यदि एक्स वाई की लंबाई अनंत है तथा बिंदु P मध्य के पास स्थित है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उसी चालक की जो एक्स वाई चालक था। यहाँ पर
देखिएगा इसकी लंबाई को हमने अनंत माना और ये बिंदु P इस R दूरी पर ना होकर ये यहीं पर है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये टोटल हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी कि यही हमें तार दिखाई देगा। तो इस तार पर बिंदु P यहीं पर है, ठीक है, इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। तो ये यहीं पर Q की जगह पर बिंदु P दिखाई देगा, तो यहाँ पर R तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जब ये R 0 हो जाएगा तो हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं, देखिए अब हम क्या मानने वाले हैं कि जो φ1 और φ2 है वो यहीं पर आ जाएंगे। तो देखिएगा यहां से इस डिस्टेंस से अगर हम इस एक्सिस से देखें तो ये 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90 डिग्री पर होगा, तो φ1 और φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 90। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो sin 90 और sin 90, sin 91 होता है, ये भी sin 91 होता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 1 यानी कि ये भी 1 होता है, ये भी 1, तो दोनों का क्या जाए 2i अपॉन a। तो हमें ये मिल जाता है कि अगर xy की अनंत लंबाई है और बिंदु P उस तार के मध्य में स्थित है तो φ1 φ2 कितना होगा 90 हो जाएगा, और वहां से वैल्यू हमें चुंबकीय क्षेत्र की मिल जाती है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड केसेस क्या होता है कि यदि धारावाही xy की लंबाई अनंत है परंतु P किसी एक किनारे पर स्थित है, किनारे के समीप स्थित है, तो तब φ1 तो 90 हो जाएगा लेकिन φ2 0 होगा, ठीक है। φ1 90 हो जाएगा, φ2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है यानी कि sin 90 और sin 0 जब हम पुट करेंगे, sin 91 होता है, ये 0 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही आएगा। तो इस से हम लिख देते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट i अपॉन a। यदि धारावाही चालक की लंबाई अनंत है परंतु P बिंदु जो है वो किसी एक किनारे पर यानी कि जो चालक है उसके किसी एक किनारे पर स्थित है, तो हमें φ1 90 और φ2 0 मिल जाता है। अब देख लीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से ज्ञात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लूप। तो कुंडली की परिधियों को हमने माना कि जो कुंडली की परिधि है वो अनेक टुकड़ों में हम इसमें बांटेंगे और फिर एक अल्पांश मानेंगे। अल्पांश को मानने के बाद उससे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे जिस पॉइंट पर वो हमें ज्ञात करवाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस फॉर्मूले को सेट करते हैं जो भी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमें मिलता है। तो आइए बात कर लेते हैं धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, कोई वृत्ताकार कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने बायो-सावर्ट के नियम से पढ़ा था। वृत्ताकार कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग, वृत्ताकार कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान ही होता है। हमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसके जो मध्य में केंद्र है O, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये जो कुंडली बनी हुई है ये R त्रिज्या की है, ठीक है। तो यदि कुंडली कागज के तल पे स्थित है तो इस क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत होगी। यदि धारा दक्षिणावर्त बहती है, दक्षिणावर्त का मतलब है यदि धारा जो है वो इस तरफ बहती है, ठीक है, दक्षिणावर्त बहती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है, ठीक है, कागज के तल के लंबवत वो ऊपर की ओर होती है। तो ऊपर की ओर हमने मान लिया जो इसमें क्रॉस सेक्शन है, तो हमने यहाँ पर माना कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पेपर के लंबवत है, उसके तल के लंबवत है, और वो क्या है ऊपर की ओर है। तो देखिएगा यहाँ पर हम मान लेते हैं कुंडली की जो परिधि है उसको अनेक अल्पांशों में बांट लेते हैं, ठीक है। माना सबसे पहले एक R मीटर त्रिज्या वाला एक तार लिया, ठीक है, उसकी हमने कुंडली बना ली। एक तार है जो कितनी भी लंबाई का हो सकता है, उसकी हमने R त्रिज्या की एक कुंडली बनाई, ठीक है, उसको कुंडली के रूप में मोड़ लिया, जिसमें I धारा यानी कि I एम्पीयर की धारा को हमने प्रवाहित कराया, और हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ये एक तार था, ठीक है, इसको R त्रिज्या की कुंडली के रूप में हमने इसको मोड़ा और इसमें R धारा को प्रवाहित किया। जो इसके केंद्र पर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हमें उसकी वैल्यू को बताना है, ठीक है। इसके लिए कुंडली की परिधि को हमें क्या करना होगा, अनेक समान अल्पांशों में बांटना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुंडली की परिधि को अनेक समान अल्पांशों में बांटते हैं, और एक अल्पांश जो ए बी है, देखो हमने ये क्या किया, ये इसको कई टुकड़ों में हमने इसको बांट लिया।
एक टुकड़ा हमने उठाया ए और बी, जिसकी लंबाई कितनी है डेल्टा एल। ठीक है, तो एक अल्पांश ए बी पर विचार करें तो जिसकी लंबाई कितनी है डेल्टा एल है। तो बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार, बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार उस अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु O पर, यानी कि जो कुंडली का केंद्र है बिंदु O, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिएगा जहां पर जो ये जो थीटा है वो क्या है, अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अल्पांश यानी कि ये जो है, ठीक है, इस अल्पांश से ये जो बिंदु O है इसको मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इसके बीच में अगर हम कोण देखें तो वो हमें कितना मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है थीटा। क्लियर, यहां पर हमें थीटा कोण मिल रहा है। तो देखिएगा ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। कहीं पर भी हम इस O बिंदु से इस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करें कहीं पर भी, तो वो क्या होगी, वो 90 डिग्री पर होगी। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसका मतलब क्या है, जो थीटा है वो इसका हमेशा 90 ही होगा। तो जहां थीटा क्या है, अल्पांश डेल्टा एल पर अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। अतः अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 90 है तो साइन थीटा इक्वल टू 90 हम रखेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें यहां पर एक अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मिल जाती है। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे अल्पांश माने थे, उन सभी अल्पांशों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर, जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उन सभी अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो सभी उनके योग के बराबर होगा। यानी कि एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे पास फिगर है, हमने इसमें ये और ये सभी मान लिया, हमने एक ये खंड है, एक दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार और ये पांच। ठीक है, इसमें हमने 5 खंड हमने इसमें माने, जिसमें से एक क्या है, ए बी है। तो हमने एक के कारण तो निकाला, सभी खंड बराबर हैं और सभी खंड पर यहां पर जो एंगल बनेंगे सभी साइन थीटा जो है साइन 90 आएगा, थीटा इक्वल टू 90 ही बनेंगे, सभी बराबर तरीके से काम करते हैं। तो इस खंड के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही इन सभी खंडों के कारण, अलग अलग खंडों के कारण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये कितने खंड है, यदि एक खंड के कारण हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आता है कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल आर स्क्वायर, तो 5 के कारण कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल आर स्क्वायर, प्लस में फिर से इसे जोड़ेंगे, प्लस में फिर से इसे जोड़ देंगे, यानी कि 5 बार हम इसको जोड़ेंगे जितने भी यहां पर हमने खंड किए। ठीक है, अगर 5 खंड है तो 5 बार जोड़ेंगे, अगर n खंड है इसमें n अल्पांश हमने माने थे तो n से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जितने भी अल्पांश हैं उनके कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उनके अलग अलग अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योगों के बराबर होगा। इस प्रकार वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, टोटल B समेशन ऑफ डेल्टा B, यानी कि समेशन किस लिए आया कि अलग अलग खंड के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र हैं उन सभी का योग। तो समेशन, अब देखिए डेल्टा B की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सभी सेम है तो ये कांस्टेंट हो गए, केवल क्या चेंज होगा, डेल्टा एल चेंज हो रहा है। ठीक है, परंतु डेल्टा एल क्या है, देखिएगा डेल्टा एल तो हमारे पास ये एक खंड की लंबाई थी, अब सभी खंड की लंबाई क्या हो गई, समेशन ऑफ डेल्टा एल हुई। अब इस डेल्टा एल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस कंप्लीट सर्किल को बनाता है और हमें पता है कि कंप्लीट सर्किल की जो अगर हम लंबाई निकालते हैं इसकी परिधि हमें निकालनी होती है तो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, क्या होगी, 2 पाई आर होती है। तो यहां पर डेल्टा एल जो सभी का छोटे छोटे खंडों का डेल्टा एल लंबाई के जो खंड हैं उन सभी का जो योग होगा समेशन वो क्या होगा, 2 पाई आर, यानी कि वृत्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई कहलाएगा।
तो वृत्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो समेशन ऑफ डेल्टा एल की जगह पर हम 2 पाई आर को पुट कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में 2 पाई आर हो जाएगा, जहां पर हमें समेशन ऑफ डेल्टा एल लिखा हुआ था। तो यहां पर हमें मिल जाता है, देखिएगा 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिल जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। याद रखिएगा यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगी। कुंडली में फेरों की संख्या क्या है कैपिटल एन। कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र मिलता है उसका n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर था यहां पर, तो हम क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई की तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। n अपॉन एम्पियर मीटर, n अपॉन एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होगी। देखिएगा यहां से अगर हम एक काम करें कि यहां पर 2 पाई अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा, 4 पाई यहां पर आ जाएगा और r जो है इसको हमने यहां पर लिखा, ऊपर का जो 2 पाई है वो हमने यहां पर लिखा। तो पाई जो होगा वो 4 के साथ चला जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। यहां से जब हम देखते हैं तो सभी जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 टू द पावर -7। तो यहां पर इसकी वैल्यू रखने पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइनल मिलती है वो कितनी मिलती है 10 टू द पावर -7 2 पाई एन आई अपॉन आर मिल जाती है। तो ये क्या है, ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होगी। जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसकी जो दिशा होगी वो वृत्ताकार कुंडली जो है उसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B की जहां पर दिशा है तो कुंडली के तल के लंबवत होगी, कुंडली का तल होगा उसके लंबवत होती है। अब बात कर लेते हैं धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा जो कुंडली है उसके अक्ष पर कहीं भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा यहां पर हमें एक लूप दिखाया गया है, लूप यानी कि एक छल्ला दिखाया गया है, उसके अक्ष पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को जो हमारे पास है धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।